1000 करोड़ की संपत्ति की एकमात्र उत्तराधिकारी अनामिका थी। सुबह के 8 बज रहे थे, तभी भी वो बिस्तर पे आराम से सो रही थी। आहिस्ते पैरों से बिना आवाज किए हुए भूषण अनामिका के कमरे में आता है और बड़े ही क्रूरता से अनामिका को देखने लगता है। तुम्हारे नाम की सारी संपत्ति जब मेरे नाम पे आएगा तभी तुम शांति से उठ पाओगी। ऐसा सोचकर बिस्तर के दूसरे कोने की तरफ वो जाता है तकिया उठाने के लिए, ताकि उससे वो अनामिका को मार सके। तभी दरवाजे से आवाज आती है। भूषण दरवाजे की तरफ देखता है। तब तक अनामिका की आंखें खुल जाती है और वो उठ जाती है। भूषण की पत्नी सुमति गर्मा गर्म कॉफी बना के उसके लिए लेकर आई थी। वहाँ पे अपने पति भूषण को देखकर सुमति को थोड़ा संदेह होने लगता है। बच्ची के कमरे में आप क्या कर रहे हैं? वो मुझे देखने आए थे चाची। माँ पिताजी के गुजरने के बाद आप लोगों ने मुझे पाल पोस के बड़ा किया। मुझे कभी उनकी कमी खलने नहीं दी। आप लोग मेरे लिए ईश्वर समान हैं। ठीक है बेटा, अभी तुम बेड कॉफी पी लो, उसके बाद तैयार होके नीचे आ जाना। हम नीचे ही बैठ के बाकी की बात कर लेंगे। ठीक है चाचा जी। ऐसा कहकर भूषण वहाँ से चले जाते हैं। अनामिका सुमति के हाथ से बेड कॉफी लेकर वो पीने लगती है। सुमति भी वहाँ से चली जाती है। भूषण हॉल में आने के बाद सोफे पे बैठ जाता है, गहराई से सोचने लगता है। फिर मनी मन कहता है, अनामिका अब बड़ी हो चुकी है। अभी उसकी शादी करा के मैं अगर ससुराल भेज दूं तो संपत्ति भी चली जाएगी। ऐसा कतई नहीं हो सकता। मैं उसके लिए रिश्ता नहीं देखूंगा। अगर मैंने उसके लिए रिश्ता देखा तो किसी न किसी को वो पसंद कर ही लेगी। फिर पूरी संपत्ति उसके पति का हो जाएगा और मुझे फिर कटोरी लेके भीख मांगना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता। मुझे कुछ करना ही होगा जिससे मेरा भी कुछ मुनाफा हो, नुकसान नहीं। ये सोचने के दौरान भूषण को स्वयंवर करने की एक परिकल्पना आती है। ये सोचते ही ऐसी चमकार आ जाती है उसके चेहरे पे कि मानो रिन सोप की चमकार हो। यस, मैं अनामिका का स्वयंवर रचाऊंगा। ईमानदारी का परीक्षा रखूंगा जिसमें कोई नहीं जीत पाएगा। फिर मैं ऐसा अफवाह फैलाऊंगा कि पूरा इल्जाम अनामिका पर ही लगे। अनामिका घर से आउट और संपत्ति मिल जाएगी। ये सोचकर वो बहुत खुश होते हैं। अनामिका तब तक तैयार होके हॉल में आ जाती है। एक दूसरे को देखते हैं, फिर डाइनिंग टेबल में आके बैठते हैं। सुमति उन दोनों को नाश्ता परोस देती है। अनामिका, मैं तुम्हारा स्वयंवर रचाना चाहता हूँ। वहाँ पे आने वाले सभी को ईमानदारी की परीक्षा देनी होगी। भूषण की बातें अनामिका और सुमति दोनों ही कुछ खास समझ नहीं पाती। फिर भूषण उन्हें देखकर कहने लगते हैं, मैंने जो कहा तुम लोगों को समझ में नहीं आया क्या? ईमानदारी के लिए कैसी परीक्षा चाचा? ये एक परीक्षा है, ईमानदारी की परीक्षा। जो इसमें जीतेगा इसका मतलब वो ईमानदारी से तुम्हें प्यार करेगा, जिंदगी भर देखभाल करेगा। ये सुनकर अनामिका शर्मा कर अपना नाश्ता छोड़ के वहाँ से चली जाती है। ठीक उसी वक्त शारदा के घर पे, जहाँ उसका एक 30 साल का बेटा था रमेश, वहाँ शारदा और प्रसाद रमेश से शादी की ही बात कर रहे थे। माँ, मैं अनामिका नाम का एक लड़की से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, पर वो बहुत अमीर है और हम रहे मध्यम वर्गीय। आप लोग प्यार करते हैं तो आप स्वीकार भी कर लेंगे, पर वो लोग कभी स्वीकार नहीं करेंगे। पर अनामिका के अलावा मैं किसी और से शादी भी नहीं कर सकता हूँ। मैं किसी और महिला को सोच ही नहीं सकता हूँ। फिर कैसे बेटा? जैसे ईश्वर ने अनामिका से मिलवाया, उसके लिए मन में प्यार जगाया है, अब वही कुछ ना कुछ रास्ता भी दिखाएंगे। तब तक मुझे उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। ऐसा कहकर वो वहाँ से चला जाता है। दिन निकल रहे थे। उधर भूषण पंडित जी से बात करके एक अच्छा मुहूर्त निकाल के अनामिका की स्वयंवर की बात घोषणा कर देते हैं। ये सुनकर रमेश भी बहुत खुश हो जाता है। वो स्वयंवर में आके उपस्थित होता है। ईश्वर सच में है, जैसे भी हो मुझे इस स्वयंवर जीतना ही होगा और अनामिका को अपना बनाना होगा। जब वो सोच ही रहा था, इस बीच भूषण कहने लगा, जो भी अनामिका के स्वयंवर में उपस्थित हुए हैं उन सभी का स्वागत है। यहाँ पे सारे वरों को ईमानदारी की परीक्षा देनी होगी। उनके कहने पे जो वर वहाँ पर आकर उपस्थित हुए थे, सभी लोग वहाँ जोर जोर से तालियां बजाने लगते हैं। इस तरह कार्यक्रम की शुरुआत होती है। अनामिका एक चेयर पे बैठकर वहाँ से सब कुछ देख रही थी। 5-6 लोगों ने कार्यक्रम में भाग लिया, पर वो जीत नहीं पाए।
फिर बारी आई रमेश की। रमेश के साथ नवीन नाम का एक और वर था जो उस प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहा था। अब दोनों की आंखों को कपड़े से बांध दिया जाए। ऐसे कहने पर दो लोग आके रमेश और नवीन दोनों की आंखें बांध देते हैं। अब आप लोगों को घुमा दिया जाएगा। ऐसा कहने पे दो लोग आके उन दोनों को गोल गोल घुमा देते हैं। रमेश को जोरों से चक्कर आ जाता है, पर वो खुद को संभाल लेता है और खड़ा रहता है। अब तुम लोगों के पॉकेट में सोने की अंगूठी रखा गया है, जिसके पॉकेट में है वो निकाले। इस तरह से भूषण कहते हैं। उनकी बातें सुनकर रमेश अपने पॉकेट में हाथ डालता है, पर वहाँ पे कोई अंगूठी ही नहीं थी। तब वो मन ही मन सोचता है, अरे ये क्या, उन्होंने कहा पैंट के पॉकेट में सोने की अंगूठी होगी, पर मेरे पॉकेट में तो कोई अंगूठी ही नहीं है। ऊपर से ये ईमानदारी की परीक्षा है, अब देखते हैं। इस तरह सोचकर वो अपना हाथ बाहर निकाल के दिखाता है। बहुत आशा के साथ अनामिका रमेश को देख रही थी, पर रमेश का हाथ खाली देखकर वो थोड़ा दुखी हो गई। फिर नवीन अपना हाथ निकाल के दिखाता है। उसके हाथों में सोने की अंगूठी थी। ये देखकर अनामिका आश्चर्य हो जाती है। उपस्थित सभी लोग तालियां बजाने लगते हैं। फिर उनकी आंखों की पट्टी खोल दी जाती है। तब तक भूषण को एक कॉल आता है और वो बाहर निकल जाते हैं। तभी भूषण के दोस्त मदन कहते हैं, आज अनामिका के स्वयंवर के इस प्रतियोगिता में रमेश नाम के युवक ने जीत लिया है। उसकी घोषणा सुनकर भूषण वहाँ पर आकर मानो आश्चर्य हो गए, पर अनामिका बहुत खुश हुई। यह आदमी मेरे प्लान को चकनाचूर कर दिया। अब यह लड़का अनामिका का सब संपत्ति लेकर चला जाएगा। ये सोचकर भूषण बहुत परेशान था। मैं क्या कह रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। इन दोनों के पॉकेट में कोई सोने की अंगूठी नहीं थी। रमेश ईमानदार था, उसने सच बात कह दी, लेकिन स्वार्थ और बेईमानी से नवीन अपनी अंगूठी दिखाकर अनामिका को अपना बनाना चाह रहा था। क्योंकि ये ईमानदार नहीं है, इसीलिए इसे सजा भी मिलेगी। ये सुनकर नवीन फूट फूट कर रोने लगा। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वो बहुत दुखी भी हुआ। अनामिका के स्वयंवर में ईमानदारी दिखाते हुए रमेश ने अनामिका को पा लिया है। ऐसा कहने पर अनामिका वरमाला लाके रमेश के गले में डाल देती है। रमेश भी अनामिका के गले में वरमाला डाल देता है। मैं बहुत खुश हूँ, मुझे बस अनामिका चाहिए। मुझे अनामिका का कोई भी संपत्ति किसी तरह नहीं चाहिए। ऐसा कहकर रमेश अनामिका को अपने साथ वहाँ से ले गया। भूषण भी बहुत खुश था, क्योंकि जिस संपत्ति के लिए वो इतने दिनों से इंतजार कर रहा था, आखिरकार वो उसे मिल ही गई। आज यहीं तक। नई कहानी लेकर फिर हाजिर होंगी। नमस्कार। हर दिन की तरह उस दिन भी बहू अनामिका फटे कपड़े पहन के 10 रुपए का पीतल का कान का, गले में हल्दी का मंगलसूत्र, जबकि सोने के जेवर के लिए सास बहुत परेशान करती थी। हाथ में घड़ा लेकर पड़ोस की बहुरानी पद्मा, साथ में माधवी, उन सभी के साथ मिलके वो गांव के ही पास के एक नदी से पानी लाने के लिए जा रही थी। मन को सुकून देता हुआ उस नदी को देखकर अनामिका कहती है, पद्मा, इस नदी को देखकर। अनामिका इससे पहले कि कुछ कहती, उससे पहले ही माधवी बीच में घुस के मजाक में कहने लगती है, याद ही तुम्हें, तुम्हारी माँ ने इस नदी के बारे में कहानी सुनाई थी कि इस नदी में कूद के सोना मिला था उन्हें, तो तुम भी कूद के सोना लाने जाओगी क्या? लेकिन तुम्हें तो तैरना ही नहीं आता, तुम कैसे कूदोगी? अच्छा होता अगर तुम इस नदी में कूद जाती और सारा सोना ले आती, फिर तुम सुनहरी अनामिका बन जाती। माधवी की बातें सुन के अनामिका अपना मुंह टेढ़ा कर लेती है। अपना मुंह टेढ़ा मत करो अनामिका, हमसे देखा नहीं जाता। ये सुनते ही अनामिका साधारण हो जाती है। चाहे कुछ भी कहो, मेरी माँ ने जो कहा था वो मुझे सच्ची लगता है। नदी के बिल्कुल नीचे जरूर सोना होगा। तुम्हें तो तैरना आता है ना, चलो एक बार नीचे जाते हैं और सोना लेकर बाहर निकल आते हैं। हमेशा सोना सोना ही कहती हो, जैसे सोना देखा ही नहीं, जब देखो तब सोना और सोना। पद्मा की ऐसी बातें सुन के अनामिका का चेहरा लटक जाता है। अगर तुम्हारी सास भी सोने के लिए पागल होती तो तुम समझती, पर तुम मेरी तकलीफ नहीं समझ सकती हो। उसकी बातें सुन के पद्मा और माधवी दोनों ही चुप हो जाते हैं और अपना सर झुका लेती हैं। बहरे आंसू को अनामिका अपने हाथों से पोंछती है। चलो जल्दी, नहीं तो अब मेरी सास मेरे साथ कबड्डी कबड्डी खेलना शुरू करेगी। ये सुनकर माधवी मजाक उड़ाते हुए कहने लगती है, फिर अपनी सासू माँ को वो खेल सिखाओ ना जो तुम्हें खेलना आता है।
जैसे बंदर और पेड़। ये सुनते ही अनामिका का मुंह बन जाता है। ये देखकर पद्मा, चाहे तुम कितना भी मुंह टेढ़ा कर लो या नाक खुजलाओ, मैंने जो कहा है वो बिल्कुल सही है। याद है जब हम बच्चे थे, हम भी सोने के लिए नखरा करते थे, तब माँ जो मन में आता था कहती थी और हमें सुला देती थी। वही बात है, पर सच में नदी में सोना है क्या? हाँ, सब कहते हैं कि माँ की बातें सुनना चाहिए, उस पर विश्वास करना चाहिए। सच कहा ना पद्मा? फिर अब हम बड़े होकर माँ की बचपन की कहानियों पर क्यों नहीं भरोसा कर सकते? बताओ पद्मा। वो सब मैं नहीं जानती हूँ अनामिका, मैं बस इतना जानती हूँ कि नदी में कोई सोना वना नहीं है। अब तुम घर चलो। ऐसा कहकर वो तीनों घर की तरफ रवाना हो जाती है। जब पानी का घड़ा लेके अनामिका घर पहुँचने वाली होती है तो देखती है सासू माँ शारदा पूरे जेवर से लदी हुई है और अपने पति प्रसाद और बेटे रमेश से बात कर रही है। अब सासू माँ कैसे वे मुझे देख न ले। ऐसा सोचते हुए वो किचन की तरफ जा ही रही थी कि शारदा उसे देख लेती है और गुस्से से कहने लगती है, ए अनामिका, इधर आना। उसके बुलाते ही अनामिका डर जाती है और पानी का घड़ा लेके वहाँ आती है। कहिए सासू माँ। अभी के अभी तुम जिस कपड़े में हो उसी हालत में अपने मायके जाओ और पिताजी जो तुम्हारे सोना देंगे बोले थे वो ले आओ, और एक खेत भी। जाओ, अभी जाके ले आओ। ये सुनकर अनामिका सर झुका के खड़ी रहती है, कोई जवाब नहीं देती। जवाब क्यों नहीं दे रही हो? जाओ, नहीं तो अभी के अभी मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। शारदा को जोर से चिल्लाते हुए देख प्रसाद कहने लगते हैं, शारदा, अभी भी कोर्ट का मामला सुलझा नहीं। अभी तुम इस तरह से कहोगी तो वो भी कहाँ से ला के देंगे? आपको तो बस बहू की आंसू दिखती है, लेकिन ये नहीं देखते कि आपके बेटे को रिश्तेदारों के सामने कितना अपमानित होना पड़ा। आप ये सब नहीं सोचते क्या? मेरे लिए बेटा और बहू दोनों समान है, दोनों आंखें हैं मेरी। मैं नहीं चाहता कि एक भी खराब हो, दोनों खुश रहे। बिन दहेज की शादी की है उसने। लोग ऐसी ऐसी बातें कह रहे हैं कि उसी में जरूर कोई खोट है, इसीलिए शादी की है। आपको ये सब बात सुनाई नहीं देती? भैंस के आगे बीन बजा वाली कहावत नहीं सुनी क्या? प्रसाद की बातें सुन के शारदा कुछ जवाब नहीं दे पाती, इसीलिए वो वहाँ से चली जाती है। इधर रमेश भी गुस्से से अनामिका को देखता है और अपनी माँ के पीछे पीछे चला जाता है। ये देखकर अनामिका दुखी हो जाती है। ससुर जी प्रसाद उसे आकर समझाते हैं। तब बीच रात थी जब पूरा गांव सो रहा था। अनामिका चटाई बिछा के किचन में सो रही थी। उसके पास सासू माँ शारदा और पति रमेश आते हैं। बिना आवाज किए हुए वो अनामिका को जगाते हैं और बिना बात किए हुए उसे घर से बाहर निकाल देते हैं। जब तक तुम्हारे ससुर जी हैं, मैं तुम्हें घर से बाहर नहीं निकाल सकती। वो इस बात को मानेंगे नहीं, इसीलिए अब मायके जाओ और जो तुम्हारे पिताजी ने कहा था ले आओ। ऐसा कह के वो दरवाजा लगा देती है। उन फटे कपड़ों में अनामिका मिट्टी के रास्ते से चलते हुए उस नदी के पास पहुंचती है। परेशान करने के लिए मैं पिताजी के पास नहीं जा सकती जब वो खुद परेशानी में है। ऐसा सोचकर वो नदी में कूद जाती है। अब क्योंकि उसे तैरना नहीं आता था, इसीलिए वो नदी में अब डूबने लगती है। वो डूबकर नदी के नीचे चली जाती है। अनामिका को चारों तरफ पत्थर दिखता है। हिम्मत जुटा के अनामिका ढूंढने लगती है, पर उसे कुछ भी नहीं मिलता। ये क्या? पर माँ ने कहा था कि यहाँ सोना नहीं है, ये नदी मायावी है जो कि सोना देती है, पर ये वही है क्या? ऐसा सोचते हुए अनामिका चारों तरफ देखने लगती है। उसे एक जगह एक बक्सा दिखता है। पत्थर की मदद से उस बक्से को वो तोड़ती है। उस बक्से से एक परी निकल आती है। वहाँ पे जो छोटे छोटे पत्थर थे वो भी सोने की तरह चमक रहे थे। ये देखकर अनामिका बहुत खुश हो जाती है। बहुत खुश हूँ अनामिका, ये सोना तुम ले जाओ अपने साथ और अपनी सासू माँ को दे दो। सुनते ही अनामिका आश्चर्य हो जाती है, फिर खुद को संभालते हुए, आपको मेरे बारे में कैसे पता? मैं एक देव कन्या हूँ, मैं सब कुछ जानती हूँ। जितना सोना चाहिए उतना ले लो, हमें फिर नदी किनारे भी जाना है। ऐसे कहने पर अनामिका ने जितना सोना चाहिए था उतना ले लिया। फिर देव कन्या अनामिका को बाहर ले आई। फिर वो नदी के पत्थर के ऊपर आके बैठे। देव कन्या अपनी आंखें बंद की और कुछ मंत्र पढ़ने लगी। तुरंत पैसों की गड्डियां आ गई। वो पैसे अनामिका को दे दी। तुमने नदी में से सोना लिया ना, अब सोने के साथ साथ ये पैसे भी लो और ले जाके अपनी सास को दे दो। ये सब सासू माँ को दे दो तो वो मेरा ख्याल रखेंगी? अब मैं क्या कहूँ, तुम तो मेरे से बेहतर अपनी सासू माँ को जानती हो। हाँ देव कन्या, वो तो सोने के लिए पैसों के लिए पागल है। तुम्हारे अच्छे दिन आने वाले अनामिका,
संभल के रहना। ऐसा कह के अनामिका देव कन्या को प्रणाम करती है और वहाँ से चली जाती है। देव कन्या मुस्कुरा के अंतर ध्यान हो जाती है। अनामिका पैसे और सोने लाकर अपनी सासू माँ को दे देती है। वो सब कुछ पाकर शारदा बहुत खुश हो जाती है। तब से वो अनामिका का बहुत अच्छे से देखभाल करने लगती है और पूरा परिवार सुखी सुखी रहने लगता है।